दूसरा बड़ा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बाद एक बहुत दूसरा बड़ा डायलेमा जो स्टूडेंट्स के यूजुअली होता है वो ये कि टॉपिक्स को तैयार कहाँ से किया जाए। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही आप लोगों को बता दिया था कि वो सोर्सेज क्या क्या होंगे और जिनको हम थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन यूज़ करेंगे, जिन पे रिलाई करेंगे। तो ऑफ कोर्स सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सोर्स है आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो ये नियर पीयर की लेक्चर सीरीज है, जिसमें मैंने डिटेल में सारे जो टॉपिक्स करवाए हैं उनको कोशिश किया कि इतना इन डेप्थ एक्सप्लेन करूं, इतनी ज़्यादा डाइवर्स एग्जांपल्स दूं और एग्जांपल्स की एक्सप्लेनेशन में भी इतना टाइम लगाऊं कि आप लोगों को एटलीस्ट जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं वो इतने अच्छे तरीके से आ जाएं कि उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर ना भागना पड़े। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अलावा इन डेप्थ स्टडी के लिए, फर्दर उन टॉपिक्स पे अपनी एक्सपर्टीज़ बिल्ड करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव ज़रा तैयारी करने के लिए कुछ और सोर्सेज पर रिलाई करना भी ज़रूरी है, जो मैं आज आपके सामने रख देता हूँ। और इनमें से जो सोर्सेज मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में, आर्टिकल्स की फॉर्म में, वीडियोज़ के लिंक्स की फॉर्म में मौजूद होंगे वो इंशाल्लाह जो हमारा नोट्स का सेक्शन होगा नियर पीयर की वेबसाइट पे सोशियोलॉजी का, वहां पे मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो 4 डिफरेंट सोर्सेज पर आप रिलाई कर सकते हैं नियर पीयर की लेक्चर सीरीज के अलावा। सबसे पहली बात तो ये कि बुक्स की अगर बात की जाए तो बुक्स में चूंकि इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आप लोगों को फॉरेन ऑथर्स की हैं ये 3 डाइवर्स एग्जांपल जो मैं बात कर रहा था ना, डिफरेंट सोसाइटीज़ की, इराज की, हिस्टोरिकल डोमेन्स वगैरह की, वो मिल जाती हैं। तो इसलिए ये कुछ अच्छी बुक्स हैं जिनमें आप लोगों को कोई हो सकता है एक टॉपिक पढ़ा किसी एक बुक से, नियर पे लेक्चर सीरीज से पढ़ा, समझ आ गया, मजीद एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आप लोग, एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, किसी पॉइंट पे ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो टॉपिक हो सकता है आप जब इन बुक्स में तलाश करें तो वो एक बुक से इतना अच्छा समझ ना आए, तो इसलिए दूसरी बुक में हो सकता है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लिखी हो। फिर हो सकता है कोई और टॉपिक है पर्टिकुलर, वो आपको पहली बुक में अच्छा मिल जाए, दूसरी में जो है आपको पढ़ के मज़ा ना आए। तो इसलिए मैं ऑप्शंस आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि इन पूरी किताबों को कोई उस तरीके से रटने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लाइंडली बस किताब पढ़ी और उसको रटना शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि आप लोगों ने इसमें चूंकि थीम वाइज तैयारी करनी है, ठीक है, थीम्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप इनको सिर्फ वही चीजें कंसल्ट करने के लिए यूज करेंगे जिन पे आपको लगता है कि आपको मजीद अपनी एक्सपर्टीज डिवेलप करने की जरूरत है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं क्लियर नहीं हो पा रही, किसी टॉपिक पे एग्जाम्पल्स अच्छी नहीं मिल रही, तो आप इनके वो रेलिवेंट पोर्शंस में ही जो है वहां पे जाएंगे और वो चीजें सर्च करेंगे बजाय पूरी किताबें पढ़ने के। तो ये 3 किताबें, इनके डेफिनेशंस में काफी ज्यादा कंटेंट इसी लेक्चर सीरीज में भी यूज करता आया हूँ। होटन एंड हंट की बहुत अच्छी बुक है, एलेक्स थियो की बहुत अच्छी बुक है, कैम्ब्रिज ओ लेवल सोशियोलॉजी जो पढ़ाई जाती है यहाँ पाकिस्तान में, वो इवन बड़ी अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये 3 फॉरेन ऑथर्स की हैं, तो इसमें आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड काफी मिसालें मिल जाएंगी। पाकिस्तान स्पेसिफिक चीजें स्टडी करने के लिए ये अब्दुल हमीद टग्गा साहब की बुक है, इसमें काफी पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम्स और पाकिस्तान स्पेसिफिक जो एग्जांपल्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो अगर जिन लोगों को फील हो कि पाकिस्तानी सोसाइटी की, ऑल दो कि मैं इस लेक्चर सीरीज में भी इतनी ज्यादा पाकिस्तान की मिसालें देता आया हूँ, ये कमी होनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो ज्यादा एक्सपर्टीज डेवलप करना चाह रहे हैं, ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान स्पेसिफिक इश्यूज, तो वो ये किताब ले सकते हैं। दूसरा, डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स के हवाले से, डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स के हवाले से, पर्टिकुलरली सोशल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सोर्स है उस चीज़ के लिए कि आप लोग जो रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स हैं रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के, उन पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर इंस्टेंस ये मैंने कुछ रिपोर्ट्स के नाम लिखे हैं कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ये एक रिपोर्ट शाया की थी, आई थिंक 2016 या 17 में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने पॉवर्टी के डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स, रूरल वर्सेस अर्बन, डिफरेंट प्रोविंसेस के, ठीक है, ओवरऑल सूबाई लेवल पे क्या है, फिर ये कि उसमें जेंडर डिफरेंसेस क्या हैं, फिर ये कि उसमें पॉवर्टी की कॉजेज वगैरह क्या है, उसके मेजरमेंट के लिए क्या क्या टूल्स यूज किए हैं, फ्रेमवर्क क्या बनाया है। तो ये इस रिपोर्ट की अगर आप समरी पढ़ लें तो ये सारी चीजें जो है ना आपको, ये स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छे यहाँ से मिल सकते हैं। यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है पाकिस्तान 2019 की, सिमिलरली वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान फ्रॉम पॉवर्टी टू इक्विटी,
इसमें आप लोगों को सोशल मोबिलिटी के पाकिस्तान में डिटर्मिनेंट्स, जो डिफरेंट बैरियर्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के जो कॉजेज़ हैं यहाँ, उस पर जो डिफरेंट मेजर्स लिए गए हैं, मजीद लिए जा सकते हैं, वो इनमें बड़ा डिटेल में मिल सकते हैं। ठीक है, फिर पाकिस्तान में यूथ के अगर आपने मसाइल समझने हैं, उस हवाले से पाकिस्तान पॉपुलेशन काउंसिल की रिपोर्ट थी यूथ इन पाकिस्तान, ये बहुत डिटेल्ड है। विजन 2025 जो हुकूमत ने पब्लिश किया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसमें तो आपको इतने ज़्यादा मतलब टॉपिक्स पे स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च, बैकग्राउंड्स का पता लगेगा जो वैसे आपको किसी बुक में मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये इस तरह के रिसर्च पेपर्स वगैरह पे जो है आप रिलाई कर सकते। तीसरी पे चीज़ ऑफ कोर्स जिन मेरी तरह के लोग, तो ये YouTube के कुछ बड़े अच्छे चैनल्स हैं जिनमें सरे फहरिस्त क्रैश कोर्स है। अगर कोई एक टॉपिक पर्टिकुलर समझ नहीं आ रहा या उस पर ज़रा आप थोड़ी विजुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, इन डेप्थ स्टडी चाहते हैं, लाइक कार्ल मार्क्स की लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है, कल्चर और ग्लोबलाइजेशन का जो आपस में ताल्लुक, ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ों पे आप यही कीवर्ड्स के साथ जब सर्च करें तो इवन ये क्रैश कोर्स के इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी जो है वो वीडियोस मिल सकती हैं जिनमें विजुअली चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करके समझाया होता है। और फाइनली आपके जो डिफरेंट सोशल इशूज़ हैं उनमें आपने डॉन के एडिटोरियल्स और ओपिनियंस लाजमन फॉलो करने हैं रेगुलरली। एक तो वो पढ़ने की वैसे भी हैबिट बना लें CSS के हवाले से, लेकिन उसमें इतने ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो कि आपकी सोशल इशूज़ चल रहे हैं प्रेवलेंट, उनके साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। इनइक्वालिटीज पे आएगा, पाकिस्तान में सोशल मोबिलिटी पे आएगा, रूरल अर्बन माइग्रेशन पे आएगा, ठीक है। अब जैसे आजकल ये काफ़ी ज़्यादा रेप के हवाले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म्स का इश्यूज चल रहा है, हमारे सोशल माइंडसेट इस हवाले से क्या कहता है रेप के, उस पर चल रहा है, उस पर आर्टिकल्स आ रहे होंगे। तो ये डायरेक्टली चूंकि आपके सब्जेक्ट के साथ लिंक्ड होते हैं सोशियोलॉजी के, तो इनको पढ़ने से लाजमन किसी न किसी में ऐसी कोई यूनिक बात मिल जाती है जो आपको लगता है कि यार ये उस टॉपिक में एज अ बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट या एज एन एग्जांपल जो है वो कोट हो सकती है। तो ये आप लोग चौथा सोर्स ये भी फॉलो करेंगे। तो ये हमारे कुछ जनरल सोर्सेज हैं अपार्ट फ्रॉम द नियर पीयर लेक्चर सीरीज। मुझे इनमें से जो वीडियोस के लिंक्स मिलते हैं, रिपोर्ट्स मिलती हैं, वो मैं नियर पीयर एडमिन टीम के साथ शेयर कर दूंगा, आप तक पहुंच भी जाएंगे। लेकिन आप अपने ओन पर भी इनको जरूर स्टडी करके अपना नॉलेज बेस जो है उसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। ठीक है, थैंक यू। फिर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम वो सारी टेक्निक्स हमने समझी पॉइंट्स की फॉर्म में, अब उनकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक मॉक एग्जाम में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात एक तो एक देखें, आपको कलर स्कीम जो मैं बात कर रहा था वो फ्लो चार्ट्स वाली चीज़ में, विजुअल टूल्स वाली चीज़ में, कि उसका इफेक्टिव यूज़ करना आना चाहिए। अब इसमें देखें कि आप मेरे 3 डिफरेंट तरह के जो कलर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जो मेन मैं अपने पैराग्राफ्स वगैरह लिखता था सारे, वो लिखता था ब्लू पॉइंटर से। ठीक है, जो चीज़ मैंने कहीं दरमियान में हाईलाइट करनी होती थी, आगे मेरी सब हेडिंग्स भी आएंगी, या कि कोई डेफिनेशन हो गई, कोई स्टेटिस्टिक हो गया जो मैं नॉर्मल अपनी मोनोटोनस राइटिंग से ज़रा प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं ब्लैक पॉइंटर यूज़ करता था। ठीक है, और फाइनली जो मेरी मेजर बड़ी वाली ऊपर वाली हेडिंग होती थी, जो कि एक बड़ी आप हेडिंग लिखते हो क्वेश्चन से उठाकर, उसके लिए मैं ये कट वाला ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूँ। तो इससे देखिए एक बड़ा ये चीज विजुअली अपीलिंग भी लग रही है और इसमें इतना कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है कि एक नॉर्मल इंसान, एक बंदा ऐसा जिसने तीनों चीजें एक ही कलर में लिखी हुई हैं, और एक ये वाला पेपर, आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बताएं एग्जामिनर को एक लम्हे के लिए साइड पर रखिए कि आपके लिए कौन सी चीज समझना ज्यादा आसान है, आपके लिए ये वाली चीज समझना ज्यादा आसान है। तो ये इस तरीके से कलर स्कीम वाली चीज पहली हो गई। दूसरी आती है एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स। अब ये क्वेश्चन ये था कि प्रूव हाउ फैमिली इज द मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी। तो मैं ये दिखाने के लिए एग्जामिनर को कि मैं वाकई बिल्कुल रेलिवेंट लिख रहा हूँ और ये कि बिल्कुल भी डी ट्रैक नहीं हो रहा, मैं जो मेजर हेडिंग लिखता था अपनी, वो बिल्कुल जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसी से अल्फाज एक्सट्रैक्ट करता था। कि उसने पूछा ही है कि हाउ इज फैमिली मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, तो बजाय ये लिखने के इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली, मैं एग्जैक्ट वही हेडिंग लिख रहा हूँ मेन ऊपर वाली, हाउ इज फैमिली द मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, और ये मैंने वही कट वाले मार्कर से लिखी। अब नीचे मेरी सारी सब हेडिंग्स जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स है ना, वो एक्सप्लेनेटरी किस तरीके से हैं वो यहाँ हो रहा है। कि देखें, एक चीज है कि एक बंदा लिखेगा ये लिखने के बाद सिर्फ एक पॉइंट में रिप्रोडक्शन, एग्जामिनर को इससे कुछ पता नहीं लग रहा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इससे एक्चुअली आर्गुमेंट क्या है। उस एक लफ्ज लिखने में और इस लाइन में फर्क देखिए आप क्या है कि इट सस्टेन्स द सोसाइटी बाय सप्लाइंग न्यू मेंबर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन।
पूरा का पूरा मेरे आर्गुमेंट की एसेंस एक समराइज्ड फॉर्म में कन्वे हो गई है उस तक, और वही सारी चीजें उसे ये आर्गुमेंट पढ़ के भी वाकई पता लग जाएगा कि इसको अपनी एसेंस क्लियर है जो इसने आगे बातें लिखनी है। तो उसको ये पूरे पैराग्राफ में ढूंढना नहीं पड़ेगा आपके आर्गुमेंट की एसेंस क्या थी, जो कि रिप्रोडक्शन के वर्ड से पता नहीं लग रही थी। ठीक है, अब वो डायरेक्ट जाएगा एग्जाम्पल या एविडेंस की जाए। तो मैंने एग्जाम्पल भी उसके लिए आसान कर दिया ढूंढना कि भाई ये एग्जांपल मैंने बॉक्स इन करके डिफरेंट कलर से लिखी हुई है, इस पे आ जाओ। इसमें देखिए मैंने बताया कि जी एवरेज फर्टिलिटी रेट साउथ एशिया में एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान इज 2.1%, व्हिच इज इनफ टू सस्टेन द पॉपुलेशंस ऑफ दीज कंट्रीज एट करंट लेवल्स। मैंने उसके लिए सपोर्टिंग एक एविडेंस भी फ्राहम कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैटिस्टिक। सिमिलरली दूसरी आगे एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग के इट इंश्योर्स द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू मेंबर्स इनटू सोसाइटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब एक बंदा सिर्फ सोशलाइजेशन की हेडिंग लिखे और एक ये एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग, तो फर्क तो है ना, एग्जामिनर को फैसिलिटेट तो किया जा रहा है ना। सब में आपको नजर आ रहा होगा वही पैटर्न के मैं एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग फॉलोड बाय द हाईलाइटिंग ऑफ एग्जांपल वो फॉलो कर रहा हूँ। एग्जांपल को प्रॉपर बॉक्स इन करके डिफरेंट कलर के साथ लिख रहा हूँ कि एग्जामिनर हेडिंग पढ़ने के बाद डायरेक्टली इस पे आए। ठीक है, तो ये एक पैटर्न आपको मेरे पेपर में नजर आ रहा है। दूसरा वही जो दूसरा पोर्शन सवाल का ये भी था कि हाउ आर फैमिली पैटर्न्स चेंजिंग इन पाकिस्तान, तो वो भी मैं उसी तरीके से लिख रहा हूँ एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग। और ये देखिए ये मैंने सेंसस 2017 का कोई रेफरेंस दिया है, उसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि सेंसर प्रूव ये करना है कि न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रही है हमारी फैमिलीज, तो मैंने सेंसस का एक स्टेटिस्टिक कोड किया कि हमारा हाउस होल्ड एवरेज का जो एवरेज साइज है वो 6.1 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसमें 2 जनरेशन ही आ सकती हैं। मतलब वाकई फैमिलीज अब न्यूक्लियर बनती जा रही हैं, जॉइंट फैमिली में ज्यादा मेंबर्स होते हैं। तो ये 6.1 मेंबर्स वाली चीज को भी मैंने बॉक्स इन कर दिया। ठीक हो गया, तो ये आपको पैटर्न थ्रू आउट इसी तरीके से नजर आएगा। 3 चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ, कलर स्कीम, एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग्स, हाईलाइट किस तरीके से करना है स्टैटिस्टिक्स को। और देखें फिर कि अब इतना ज्यादा मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ कि बाज एग्जांपल्स में मैंने ना जहाँ मल्टीपल देनी होती हैं चीजें, ये देखिए मैं इस तरीके से ना उनके बुलेट्स बना रहा हूँ। यहाँ बुलेट से भी ज्यादा अच्छा ये होता है कि मैं इस तरीके की 3 चार्ट बना देता एरोज निकाल के। पॉइंट ये प्रूव करना है कि डिक्रीज इन पेरेंटल अथॉरिटी ओवर चिल्ड्रन जो है वो होता जा रहा है हमारी फैमिलीज में। तो उसके मैंने 3 एविडेंसेस दिखाए कि लोगों के पास, बच्चों के पास अब फ्रीडम इन चूजिंग करियर्स है, फ्रीडम इन मेकिंग मैरिज डिसीजंस, फ्रीडम इन स्पेंडिंग मनी इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू पेरेंट्स एज इट हैपेंस इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। तो ये बजाय बुलेट्स की बजाय मैं अगर एरोज बना देता हूँ मजीद अच्छी बात होती, लेकिन बुलेट से भी एक बिल्कुल क्लियर कट 3 पॉइंट्स उस तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, वंस अगेन वही देखें स्टैटिस्टिक्स जो है वो बॉक्स इन हुए हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई हैं। ठीक है, फाइनली ये देखिए यस, जहां मैंने टेबल्स बनाने की बात की थी, अब यहाँ पे पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाउ इज रूरल अर्बन माइग्रेशन अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड मोबिलिटी। तो मैं लिख ही रहा हूँ, क्लेम मेरा ये है कि इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू माइग्रेटिंग फैमिलीज टू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी थ्रू न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कि पॉवर्टी जो है डिक्लाइन होती है अर्बनाइजेशन के थ्रू। तो उसके लिए मैंने टेबल बना के प्रॉपर स्टैट्स कोड किए कि पॉवर्टी रेट पाकिस्तान में क्या है, रूरल वर्सेज अर्बन एरियाज में क्या है। अर्बन एरियाज में देखें कितना कम है, रूरल में कितना ज्यादा है। तो ये प्रॉपर एक एविडेंस कन्वे हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। ठीक है, हाईलाइट हुए हैं वंस अगेन स्टैटिस्टिक्स। एक और टेबल आपके सामने है, ये आ गई वो फ्लो चार्ट वाली बात, वही जो मैं मैक्स वेबर की थ्योरी में कर रहा था कि असिस्टेंट कमिश्नर रिपोर्ट्स टू डीसीओ, हु रिपोर्ट्स टू डिविजनल कमिश्नर, हु रिपोर्ट्स टू चीफ सेक्रेटरी। सिमिलरली स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क की मैंने बात करनी है तो सिविल सर्विस के अंदर पुलिस का स्पेशलाइज काम है, आईआरएस का स्पेशलाइज काम, ऑडिटर अकाउंट्स का स्पेशलाइज काम। मैंने फ्लो चार्ट बना के टेबल की फॉर्म में ये आर्गुमेंट जो है वो कन्वे किया है। फिर जो मैं बात कर रहा था कि एग्जाम्पल्स जो है आपकी क्लीशेड नहीं होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, डाइवर्स होनी चाहिए। उसकी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाना थी। आई थिंक इट्स इन द टॉपिक ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन।
एनी हाउ मेरे ख्याल में वो पेज शायद मिस हो गया है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था कि आपने इस तरीके की एग्जांपल्स देनी है जिनके साथ एग्जामिनर फौरन अपने आप को रिलेट कर पाए, ठीक है, रिलेट कर पाए, प्लस वो जितनी डाइवर्स आप रख सकते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ की, इराज की, हिस्टोरिकल डोमेन्स वगैरह की, वो आपने जो है वो सारी वहाँ पे देनी है, ठीक है। तो ये तो चूँकि पाकिस्तान स्पेसिफिक सवाल थे ज़्यादा इस पेपर में, तो वो ज़्यादा पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसालें आई हैं, लेकिन इवन विद इन पाकिस्तान भी आप ऐसी डाइवर्सिटी और यूनिकनेस जो है ना वो शो कर सकते हो जो आपको एग्जाम बाकी स्टूडेंट से मुमताज़ करे। लाइक फॉर इंस्टेंस इसमें रूरल अर्बन माइग्रेशन में मैंने मिसाल देना थी कि इसकी वजह से अगर ये अनकंट्रोल्ड जो है वो सेटलमेंट्स बनती जाएं, आपके सिटीज़ एक्सपेंड करते जाएं अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन की वजह से, तो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है एक्सपेंशन की वजह से। अब इस पे मैंने सीधी ऐसी मिसाल दी कि लाहौर के रहने वाले जो आप में से लोग हैं वो उसके साथ रिलेट कर पाएंगे कि मैंने लिखा कि किसी ज़माने में 1970 में एक वैगन चलती होती थी, लाहौर था मॉडल टाउन बरास्ता इचरा। मतलब मॉडल टाउन उस टाइम लाहौर का हिस्सा नहीं समझा जाया करता था। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ यूईटी में, वो जब बनी थी जो आज जीटी रोड है, वो उस टाइम लाहौर की पेरिफेरी समझी जाती थी। तो आज मैं लिखा एग्जाम्पल कि लाहौर शादरा से लेकर इचरा से लेकर आगे वो बहरिया नशेमन बहरिया टाउन तक एक्सपेंड कर गया हुआ है। तो ये एक ऐसी मिसाल है कि जिसमें लाहौर में रहने वाला हर इंसान इससे रिलेट कर सकता है। मोस्ट लाइकली ओके एग्जामिनर भी होगा कि वाकई किस तरीके से, बल्कि मुझे याद पड़ा मैंने उसमें बकायदा वो पतरस बुखारी का जो लाहौर का जोग्राफिया का रेफरेंस था कि जिस रफ्तार से लाहौर फैल रहा है, जल्द जो है वो पंजाब एक शहर होगा और लाहौर जो है वो सूबा होगा। ह्यूमरस टर्म्स में वो भी लिखा कि वाकई इतना सीरियस मसला बन गया कि पतरस बुखारी ने जो बात एज ए जोक की थी वो आज वाकई हो रही है, और इतनी ज्यादा आपकी एग्रीकल्चरल लैंड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की वजह से वेस्ट हो गई है। तो इस तरीके की आप रेलिवेंट एग्जांपल दो, यूनिक एग्जांपल दो जिससे सब आगाह हों, जो एग्जामिनर अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ जिससे रिलेट कर पाए, उस तरीके की आपने देनी है। और बाकी ऑफ कोर्स डिफरेंट सोसाइटीज वगैरह की जहां जहां लगती हो वो तो देनी ही है। अगर तो टॉपिक पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं आया तो आप डाइवर्स एग्जांपल्स लाजमन दोगे। तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों के सामने रख दी अपने मॉक पेपर में दिखाकर भी, तो उम्मीद है अब आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे। अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम वो सारी टेक्निक्स हमने समझी पॉइंट्स की फॉर्म में, अब उनकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक मॉक एग्जाम में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात एक तो एक देखें, आपको कलर स्कीम जो मैं बात कर रहा था वो फ्लो चार्ट्स वाली चीज़ में, विजुअल टूल्स वाली चीज़ में, कि उसका इफेक्टिव यूज़ करना आना चाहिए। अब इसमें देखें कि आप मेरे 3 डिफरेंट तरह के जो कलर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जो मेन मैं अपने पैराग्राफ्स वगैरह लिखता था सारे, वो लिखता था ब्लू पॉइंटर से, ठीक है। जो चीज़ मैंने कहीं दरमियान में हाईलाइट करनी होती थी, आगे मेरी सब हेडिंग्स भी आएंगी, या कि कोई डेफिनेशन हो गई, कोई स्टेटिस्टिक हो गया जो मैं नॉर्मल अपनी मोनोटोनस राइटिंग से ज़रा प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं ब्लैक पॉइंटर यूज़ करता था, ठीक है। और फाइनली जो मेरी मेजर बड़ी वाली ऊपर वाली हेडिंग होती थी, जो कि एक बड़ी आप हेडिंग लिखते हो क्वेश्चन से उठाकर, उसके लिए मैं ये कट वाला ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूँ। तो इससे देखिए एक बड़ा ये चीज विजुअली अपीलिंग भी लग रही है, और इसमें इतना कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है कि एक नॉर्मल इंसान, एक बंदा ऐसा जिसने तीनों चीजें एक ही कलर में लिखी हुई हैं, और एक ये वाला पेपर, आप एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बताएं एग्जामिनर को एक लम्हे के लिए साइड पर रखिए कि आपके लिए कौन सी चीज समझना ज्यादा आसान है, आपके लिए ये वाली चीज समझना ज्यादा आसान है। तो ये इस तरीके से कलर स्कीम वाली चीज पहली हो गई। दूसरी आती है एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स। अब ये क्वेश्चन ये था कि प्रूव हाउ फैमिली इज द मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी। तो मैं ये दिखाने के लिए एग्जामिनर को कि वाकई बिल्कुल रेलिवेंट लिख रहा हूँ, और ये कि बिल्कुल भी डी ट्रैक नहीं हो रहा। मैं जो मेजर हेडिंग लिखता था अपनी, वो बिल्कुल जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसी से अल्फाज एक्सट्रैक्ट करता था। कि उसने पूछा ही है कि हाउ इज फैमिली मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, तो बजाय ये लिखने के कि इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली, मैं एग्जैक्ट वही हेडिंग लिख रहा हूँ मेन ऊपर वाली, हाउ इज फैमिली द मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, और ये मैंने वही कट वाले मार्कर से लिखी। अब नीचे मेरी सारी सब हेडिंग्स जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, वो एक्सप्लेनेटरी किस तरीके से हैं वो यहाँ हो रहा है। कि देखें एक चीज़ है कि एक बंदा लिखेगा ये लिखने के बाद सिर्फ एक पॉइंट में रिप्रोडक्शन, एग्जामिनर को इससे कुछ पता नहीं लग रहा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इससे एक्चुअली आर्गुमेंट क्या है।
उस एक लफ्ज लिखने में और इस लाइन में फर्क देखिए आप क्या है कि इट सस्टेन्स द सोसाइटी बाय सप्लाइंग न्यू मेंबर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन।